हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में 14 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न को हल करेंगे और उसका विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और हो सके तो इसको नोट कर लीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2026 के दौरान श्वेत क्रांति 2 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए में है गृह मंत्रालय, बी में है सहकारिता मंत्रालय, सी में है वित्त मंत्रालय और डी में है आयुष मंत्रालय। तो देखिए, फरवरी 2026 के दौरान श्वेत क्रांति 2 जो है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत सहकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। यानी सहकारिता मंत्रालय को क्या कहा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, यह सहकारी नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध संग्रह को अगले 5 वर्षों में 50% बढ़ाना है। ठीक है, यानी 2023-24 में जो 660 लाख किलोग्राम प्रतिदिन था उसको जो है 2028-29 तक 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, कुपोषण को कम करना और अनाच्छादित क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। ठीक है, देखिए ये चीज याद कर लीजिए। गृह मंत्री जो है वो अमित शाह, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री अमित शाह ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी जो है वो अमित शाह के पास है। ठीक है, तो इसने इसकी घोषणा की। ठीक, और फरवरी 2026 में संसद में लिखित उत्तरों में इसका उल्लेख किया है, जहां 9 से 11 फरवरी 2026 के आसपास प्रगति और लक्ष्यों पर चर्चा हुई। ठीक है, यह मूल श्वेत क्रांति का विस्तार है जो एनडीडीबी और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के एनपीडीडी 2 से वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देश का पहला म्यूजिकल रोड हाल ही में कहां बनाया जाएगा। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है गांधीनगर, सी में है मुंबई और डी में है बेंगलुरु। तो देखिए, देश का पहला म्यूजिकल रोड कहां बनाया जाएगा, तो देश का पहला म्यूजिकल रोड जो है वो मुंबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि देश का पहला म्यूजिकल रोड यानी जिसको मेलोडी रोड कहते हैं, ये हाल ही में मुंबई में छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर बनाया जाएगा। देखिए इसको याद कर लीजिए, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड। ठीक है, यह 11 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्घाटित किया गया था। ठीक है, यह 500 मीटर लंबा खंड है। ठीक है, जहां 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर वाहन चलाने से टायरों के घर्षण से ऑस्कर विजेता गाना जय हो बजने लगता है। हंगेरियन तकनीक से विशेष ग्रूव काटे गए हैं जिसकी लागत लगभग 6.21 करोड़ रुपया है। बीएमसी के अनुसार यह भारत की पहली और दुनिया की 5वीं म्यूजिकल रोड है जो सुरक्षित स्पीड बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह याद कर लीजिए, भारत की पहली है और दुनिया की 5वीं म्यूजिकल रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हाल ही में कौन सा बना है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है मध्य प्रदेश, सी में हरियाणा और डी में है गुजरात। तो देखिए ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो अभी हाल में बना है वो राजस्थान है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स यानी BAHS 2025 के अनुसार जो 2024-25 के लिए आंकड़े जारी किया है, उसके अनुसार भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ठीक है, 2024-25 में कुल ऊन का उत्पादन कितना हुआ था? 34.57 मिलियन किलोग्राम। ठीक है, जिसमें राजस्थान का योगदान 47.85% है, जो पिछले वर्ष 2023-24 से काफी अधिक है। यानी 2023-24 में कितना था? 47.53% और अभी कितना है? 47.85% हो गया है। ठीक है, यह राज्य शुष्क जलवायु, बड़े चारागाह और चकोला, मगरा जैसी उच्च कालीन ग्रेड भेड़ की नस्लें के कारण अग्रणी रहती है इस क्षेत्र में। इसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो दूसरे स्थान पर है, वहां उत्पादन कितना हुआ? 22.88%। और इसके बाद तीसरे स्थान पर है गुजरात, जहां 6.22% का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। राजस्थान लंबे समय से शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9,12,696 करोड़, बी में दिया हुआ है 7,70,669 करोड़, सी में दिया हुआ है 8,08,736 करोड़ और डी में दिया हुआ है 6,10,938 करोड़। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2026-27 के लिए बजट पेश किया उसकी राशि है 9,12,696 करोड़। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा।
अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें राशि है 9,12,696.35 करोड़। ठीक है, जो अब तक इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया। तो देखिए ये चीज याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के हिसाब लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां का वित्त मंत्री कौन है अभी, तो सुरेश कुमार खन्ना। ठीक है, उन्होंने जो है 11 फरवरी 2026 में यह बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष यानी 2025-26 के 8,08,736 करोड़ के से लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट का थीम था नव निर्माण के 9 वर्ष। ठीक है, इस थीम पर आधारित यह बजट $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की लक्ष्य की दिशा में रोड मैप है, जिसमें पूंजीगत व्यय लगभग 19.5% है, शिक्षा पर 12.4% का बजट है, और स्वास्थ्य पर 6% है, और कृषि पर 9% है, और नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है नीरज सिंह, बी में है ललित राव, सी में दिया हुआ है आदित्य रंजन, और डी में है अशोक कुमार। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन के अधिकारी के रूप में अभी हाल ही में अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने फरवरी 2026 में अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। अब अशोक कुमार 2006 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, इसको दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, यह नियुक्ति 9 से 10 फरवरी 2026 के आसपास में हुई थी, जिसमें वो पूर्व CEO R. एलिस वाज का स्थान लेंगे। ठीक है, R. एलिस वाज को जम्मू कश्मीर ट्रांसफर कर दिया गया है और इसके स्थान पर अशोक कुमार को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है और दिल्ली सरकार को अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। ठीक है, यह नियुक्ति चुनावी तैयारियों विशेष रूप से मतदाता सूची संशोधन यानी SIR जिसको कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 82, बी में दिया हुआ अनुच्छेद 97 का C, और सी में दिया हुआ है अनुच्छेद 94 का C, और डी में दिया हुआ है अनुच्छेद 98। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है वो अनुच्छेद 94 के C के तहत दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर C हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने फरवरी 2026 में अनुच्छेद 94 के C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अविश्वास प्रस्ताव को नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं या रिमूवल रेजुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से इस्तीफा, त्यागपत्र और हटाए जाने का प्रावधान करता है। ठीक है, जिसमें खंड C स्पष्ट रूप से कहता है कि स्पीकर को लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यह नोटिस 10 फरवरी 2026 को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा लोकसभा महासचिव को सौंपा गया। ठीक है, 10 फरवरी 2026 को किसके द्वारा दिया गया था, तो कांग्रेस के सांसद है गौरव गोगोई, इसके द्वारा लोकसभा महासचिव को दिया गया। ठीक है, जिसमें 118 सांसदों का हस्ताक्षर था। अब लोकसभा के स्पीकर पर आरोप क्या था वो देख लेते हैं कि आरोप था कि वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं और विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते हैं और बिना वजह के निलंबन कर देते हैं, यानी निलंबन के मुद्दे पर भी जो है इसके खिलाफ जो है ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कम से कम 14 दिनों का नोटिस आवश्यक होता है। इसके बाद स्पीकर ने नैतिक आधार पर सदन की कार्रवाई से दूर रहने का फैसला किया है। ठीक है, यानी जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष यानी ओम बिरला ने नैतिक आधार पर जो है सदन की कार्रवाई से दूर रहने का फैसला किया है। ठीक है, अब आगे चर्चा संभावित रूप से 9 मार्च 2026 को हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 से 18 फरवरी, बी में दिया हुआ है 13 से 19 फरवरी, सी में दिया हुआ है 10 से 16 फरवरी और डी में दिया हुआ है 11 से 17 फरवरी। तो देखिए राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो है वो 12 से 18 फरवरी के बीच आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जिसे नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक के रूप में कहते हैं, ये हर साल 12 से 18 फरवरी के बीच मनाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ एक सवाल ये भी पूछा जाता है
इस सवाल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को। इस 12 फरवरी से राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह शुरुआत होता है और 18 फरवरी तक चलता है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीसी कहते हैं, इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ एक सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुई, तो 12 फरवरी 1958 को। ठीक है, ये याद कर लीजिए। 2026 में एनपीसी ने अपना 68वां स्थापना दिवस 12 फरवरी को मनाया और सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक चला। इसका थीम था क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम बनाना। इस थीम को याद कर लीजिए, क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम बनाना। ठीक है, जिसमें एमएसएमई क्लस्टर आधारित विकास सेमिनार, वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम देश भर में हुआ था। यह हमेशा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस से शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति की खोज कहां की गई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओडिशा, बी में है नागालैंड, सी में है केरल और डी में है त्रिपुरा। लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई की खोज जो है वो केरल में की गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज केरल में की गई है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, वर्ड का नाम भी याद कर लीजिए, लिरियोथेमिस केरलेंसिस। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है जिसकी खोज केरल में की गई। यह प्रजाति केरल के निचले तटीय मैदान में विशेष रूप से एर्नाकुलम जिले के कोथामंगलम के पास वेरापट्टी के क्षेत्र में पाई गई है। साल 2013 में पहली बार देखी गई, लेकिन 10 वर्ष से अधिक की जांच के बाद 2026 में इसे अलग प्रजाति के रूप में औपचारिक रूप से पहचाना गया। 2013 में पहली बार इसको देखा गया था, लेकिन 2026 में इसका जो है नामांकन हुआ, क्योंकि इसे पहले लिरियोथेमिस एसिग्रास्टा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसका नाम केरलेंसिस केरल की समृद्ध जैविक विविधता को सम्मानित करने के उद्देश्य से रखा गया है। ठीक है, यह सिलेंडर बॉम्बार्डियर के नाम से जानी जाती है, जो रबर और अनानास के बागानों में छायादार नहरों और तालाबी मौसमों में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 13 फरवरी, बी में है 12 फरवरी, सी में है 14 फरवरी और डी में दिया हुआ है 11 फरवरी। तो देखिए विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस यूनेस्को द्वारा 2011 में घोषित किया गया था। इसको याद कर लीजिए, यह दिवस जो है यूनेस्को के द्वारा 2011 में घोषित किया गया और साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, यानी एक साल बाद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। तिथि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां से देखिए एक सवाल यह आ गया कि संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो 13 फरवरी 1946 को, जो वैश्विक संचार का प्रतीक है। इसका उद्देश्य रेडियो की भूमिका को सम्मानित करना है, जो शिक्षा, सूचना, संस्कृति विविधता, संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में और कम संसाधनों वाले समुदायों के बीच में। 2026 में रेडियो दिवस की थीम है कि रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, आवाज नहीं। थीम को याद कर लीजिए, ये कई सवाल एग्जाम में पूछता है। थीम क्या था कि रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, आवाज नहीं, जो एआई को रेडियो उत्पादन में सहायक मानते हुए मानवीय आवाज की महत्व को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 14 फरवरी, बी में है 15 फरवरी, सी में दिया हुआ है 13 फरवरी और डी में है 12 फरवरी। तो देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस भी जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है भारत में हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री, राजनीतिक नेता और भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, यानी सरोजिनी नायडू के जयंती के दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था, तो 13 फरवरी 1879 में। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद रख लीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये कब बनी थी, तो 1925 में। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू को माना जाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और महिला अधिकारों की मजबूत आवाज थी। यह दिवस महिलाओं के योगदान, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अलग से 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह उत्सव सरोजिनी नायडू के सम्मान में रखा गया है। तो देखिए यहाँ एक चीज याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाएगा तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे।